स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ एमीन, एमीन्स के प्रकार। उसमें अपने देखा था एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन। कंपेरेटिवली इसमें अपने क्षारीय प्रकृति की बात कर ली थी। अब अपन पढ़ेंगे जो एलिफेटिक एमीन है उसमें क्षारीय प्रकृति किस तरीके से देखी जाती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति। अपनी हेडिंग क्या होगी? बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन। अपन सबसे पहले किसमें देख रहे हैं? जो एलिफेटिक एमीन है उसमें क्षारीय प्रकृति किस तरीके से प्रभावित होती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एलिफेटिक एमीन क्या होती है। एलिफेटिक एमीन का मतलब मैंने कल भी बताया था कि जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है वो कैसा होना चाहिए? लोकेलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? एक ही जगह पर होना चाहिए। लोकेलाइज्ड होना चाहिए, एक स्थान पर, या स्थानीकृत होना चाहिए। स्थानीकृत का मतलब एक ही जगह पर होना चाहिए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइजेशन के आधार पर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के लोकेलाइजेशन के आधार पर ये एलिफेटिक एमीन तीन तरीके की होती हैं। फर्स्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। एक बोला जाता है द्वितीयक एमीन और एक होती है तृतीयक एमीन। तो इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है वो क्या होगा? लोकेलाइज्ड। इस बेस पर ये जो एलिफेटिक एमीन है तीन तरीके की होती है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। द्वितीयक एमीन को अपन क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन। तृतीयक एमीन को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या हुआ? ये जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है ये तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर, और ये जो नाइट्रोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये जो एमीन है वो कौन सी एमीन होगी? 1 डिग्री एमीन। ये जो एमीन होगी वो कौन सी होगी? 1 डिग्री एमीन। अगर मैं बात को इसी तरीके से, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होगा ही, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इस एमीन को अपन क्या कहेंगे? इस एमीन को अपन क्या बोलेंगे? ये जो एमीन है वो क्या कहलाएगी? 2 डिग्री एमीन। अगर मैं 3 डिग्री एमीन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन अन्य 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एमीन है ये क्या होगी? 3 डिग्री एमीन। तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े जो कार्बन है उस आधार पर ये एमीन कितने प्रकार की होगी? इसको अपन एलिफेटिक एमीन बोलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपेरेटिवली इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में क्षारीय प्रकृति को बताते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है, 3 कारकों पे डिपेंड करती है, 3 कारकों पर निर्भर करेगी। ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है इसमें अपन कंपेरेटिवली अगर बात करें क्षारीय प्रकृति तो इन तीनों की जो क्षारीय प्रकृति है वो 3 कारकों पर निर्भर करेगी। किसमें? एलिफेटिक एमीन। अगर 3 कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जिसमें इसकी क्षारीय प्रकृति निर्भर करेगी? तो सबसे पहले इसमें बोला जाता है पर्यायनिक प्रभाव। दूसरा इसमें बोला जाता है त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट या पर्यायनिक प्रभाव। सेकंड क्या हुआ? त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस।
थर्ड आता है इसमें जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा। तो ये वो तीनों फैक्टर हैं, वो तीनों कारक हैं जिसमें इन तीनों एमिन्स की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स की कंपैरेटिवली जो क्षारीय प्रकृति इन तीनों फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग बताई जाती है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर इसकी एलिफेटिक एमिन जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन की क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे। उसके बाद अपन त्रिविम बाधा के आधार पर क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे। उसके बाद में अपन जलयोजन ऊर्जा के आधार पर क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रेरणिक प्रभाव किस तरीके से एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अपना जो फैक्टर है वो होगा प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। सबसे पहले अपना फैक्टर है प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति। मैंने क्या कहा कि प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव सबसे पहले क्या लिया, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति। प्रेरणिक प्रभाव किस तरीके से क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करता है। तो अपन ने एक बात बोली थी, जो क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति वो किस बात पे डिपेंड करती है। एक तो प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव तो क्या करता है, क्षारीय प्रकृति को बढ़ाता है, और माइनस आई प्रभाव क्या करता है, इस क्षारीय प्रकृति को घटाने का काम करता है। तो ये तो प्रोपोर्शनल होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, ये व्युत्क्रम होगा, इसके समानुपाती होगा। तो इंडक्टिव फैक्ट दो तरीके का प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई और माइनस आई ये क्षारीय प्रकृति को किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये अपने इसमें बता दिया। ये जो प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, माइनस आई प्रभाव अगर बढ़ता है तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, कम होगी। तो ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलिफेटिक एमिन, एलिफेटिक एमिन की मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर मैं एग्जांपल लूं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन में, तो मैं अगर बात करूं CH3 NH2, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं R2NH, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं R3N, तो ये कितने डिग्री एमिन है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है 1 डिग्री एमिन। इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 2 कार्बन से, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एल्किल ग्रुप का मतलब यहाँ पे कार्बन है, वैलेंसी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, इसको अपन एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ये क्या है 2 डिग्री एमिन। ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है 3 डिग्री एमिन। इसमें अगर कंपैरेटिवली अगर बात करें कि क्षारीय प्रकृति का क्रम क्या होगा, किसके आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। तो अगर मैं बात करूं इसमें, अगर मैं लेफ्ट 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाता हूं, 1 डिग्री से 3 डिग्री अगर एमिन की तरफ जाता हूं, तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितना है 1, यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने हैं 2, यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेगा। एल्किल ग्रुप का हमेशा ही कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई, प्लस आई लगता है, प्लस आई, प्लस आई। तो यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप हैं तो प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आई प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो प्लस आई प्रभाव जहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा उसकी क्षारीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो मैं बात करूं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तो सबसे ज्यादा अगर मैं क्षारीय प्रकृति की बात करूं तो किसकी होगी, जहाँ पे प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री एमिन की क्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये ऑर्डर
तो मैंने क्या कहा, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर जो एलिफेटिक एमिन है उसकी क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या हो गया, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये अपना ऑर्डर हो गया प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर इस एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति। ये अपना हो गया फर्स्ट जो फैक्टर था, प्रेरणिक प्रभाव। अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से कि त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इस एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है। तो अपना एक फैक्टर हो गया प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति। अब अपन बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा के आधार पर एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अपना जो सेकंड है वो अपना क्या था, त्रिविम बाधा के आधार पर, त्रिविम बाधा के आधार पर, त्रिविम बाधा के आधार पर अपना क्या होगा, त्रिविम बाधा मतलब क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का बेसिकली मीनिंग किससे लिया जाता है, क्राउडिंग से। क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब क्या हुआ, भीड़ भाड़, भीड़ भीड़। तो त्रिविम बाधा का बेसिकली मीनिंग क्या है, क्राउडिंग से। क्राउडिंग का मतलब क्या हुआ, भीड़। भीड़ का इस एलिफेटिक जो एमिन है इसकी क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी अपन कंपैरेटिवली बात करते हैं। तो एक बात बोली जाती है कि जो क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति भीड़ बढ़ने से क्या होती है, क्राउडिंग बढ़ने से कम होती है। तो ये जो भीड़ बोली है मैंने, क्राउडिंग, क्राउडिंग बढ़ने से क्या होती है, क्षारीय प्रकृति कम होती है। इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं कि ये बात कैसे अप्लाइड होती है। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को। मैंने लिया एक तो 1 डिग्री एमिन, 1 डिग्री एमिन, इसी तरीके से मैंने क्या लिया, 2 डिग्री एमिन, इसी तरीके से मैंने क्या लिया, 3 डिग्री एमिन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन। ये कितनी डिग्री है, 1, ये कितनी डिग्री, 2, ये 3 डिग्री एमिन। इसमें कंपेरेटिवली अगर क्षारीय प्रकृति की मैं बात करूं तो क्राउडिंग का मतलब क्या है, क्राउडिंग वो कौन कौन से ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप्स, क्राउडिंग या बल्की ग्रुप्स। बल्की ग्रुप्स भी क्राउडिंग को बढ़ाते हैं। बल्की ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, बड़े ग्रुप। बल्कि का मतलब क्या हुआ, बड़े ग्रुप। जो बड़े ग्रुप अगर किसी एमिन्स के साथ लगे हुए हैं तो वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करूँ तो लेफ्ट टू राइट 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं एल्किल ग्रुप, 3। इस नाइट्रोजन के पास 2 एल्किल ग्रुप हैं। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास 1 ही एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप। तो जहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स या बल्कि ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ क्या होती है, क्राउडिंग भी बढ़ती है, क्राउडिंग बढ़ती है। अगर क्राउडिंग बढ़ गई या भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ने से क्षारीय प्रकृति क्या होती है, कम हो जाती है। तो भीड़ बढ़ने से क्षारीय प्रकृति कम होगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, क्षारीय प्रकृति कम। तो 3 डिग्री एमिन में क्राउडिंग सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी क्षारीय प्रकृति कम होगी। तो 1 डिग्री एमिन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो त्रिविम बाधा के आधार पर अपन ने एलिफेटिक एमिन में बात की कि 1 डिग्री एमिन की क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री एमिन की। ये अपना त्रिविम बाधा के आधार पर अपनी क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर हो गया। अब अपन बात करते हैं एक अपना, ये 2 फैक्टर हो गए। अपना जो थर्ड फैक्टर है वो क्या था, जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा के आधार पर अपन इसी तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कंपैरेटिवली अपन बात करेंगे क्षारीय प्रकृति की।
तो जलयोजन ऊर्जा किस तरीके से क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करेगी, इसकी अपन चर्चा करते हैं। अपना जो थर्ड फैक्टर था वो है जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा, या इसको मैं क्या बोलूं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा किस तरीके से क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करेगी उसकी बात करते हैं। जल योजन, जल योजन ऊर्जा, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, जल के अणुओं को, जल के अणुओं को जोड़ने के लिए, जल के अणुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जल के अणुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा। इस पे क्षारीय प्रकृति का क्या प्रभाव होता है, तो इसको समझाने के लिए अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं 1 डिग्री एमीन, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2 डिग्री एमीन, इसी तरीके से मैं बात करूं 3 डिग्री एमीन, तो जब जलयोजन ऊर्जा किस तरीके से इसकी क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करेगी, तो मैंने कहा जल के अणुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ H+, जब ये 1 डिग्री एमीन क्या करेगी, H+ ग्रहण करेगी, ये 3 डिग्री एमीन है। अगर इसी तरीके से 2 डिग्री एमीन H+ ग्रहण करेगी, अगर 3 डिग्री एमीन भी H+ ग्रहण करती है, तो इससे बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, इससे 1 डिग्री एमीन से बनेगा कंपाउंड क्या होगा, RNH। ध्यान से देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ से H+ ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा ओपनली लिख देता हूँ, H 3 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन 2 एल्किल ग्रुप हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से 3 डिग्री एमीन की मैं बात करूँ, नाइट्रोजन, इसके पास 3 एल्किल ग्रुप, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर देके क्या किया, एक H+ को अपने साथ ऐड कर लिया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपनी बात हो गई कि ये जो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ने क्या किया, प्रोटोनेशन शो किया, यहाँ से H+ ग्रहण करके ये कंपाउंड बना लिए। अब बात आती है प्रोटोनेशन के आधार पर। अगर मैं बात करूं, कोई कंपाउंड जब H+ ग्रहण करता है, H+ अपने साथ जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, बेस क्या करता है, H+ को ग्रहण करता है, और कॉन्जुगेट बेस का कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये जो कंपाउंड बने हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस का कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, एसिड। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अब बात आती है जलयोजन ऊर्जा की। तो सॉल्यूशन में जब अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स, जलयोजन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, जल के अणुओं को इनके साथ जोड़ने की ऊर्जा के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो H2 मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो H2 मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन के साथ क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन के साथ क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन, इस H2 मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे। इसी तरीके से इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 H2 मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ेगा, H2O। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा इस मॉलिक्यूल के साथ H2 मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, 3। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है, 2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे 2 ही बनेगी। अगर इसी तरीके से यहाँ पे बात करूँ, हाइड्रोजन 1 होने के कारण ये एक ही H2O का मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ पाता है। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा H2O के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वहाँ पे जलयोजन ऊर्जा, जल के अणुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जलयोजन ऊर्जा क्या है, इस कंपाउंड में जलयोजन ऊर्जा क्या है, सबसे ज़्यादा है। जलयोजन ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा है।
यहाँ पे जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा है, जल को जल के अणुओं के जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो जलयोजन ऊर्जा और क्षारीय प्रकृति, यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि जलयोजन ऊर्जा अगर ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा में एक बात बोली जाती है कि जो जलयोजन ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में व्युत्क्रम संबंध होता है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ने से जलयोजन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, इस कंपाउंड में जलयोजन ऊर्जा कंपैरेटिवली इन दोनों के सापेक्ष क्या है, जलयोजन ऊर्जा यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होने से स्थितिज ऊर्जा या मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होने से स्थितिज ऊर्जा कम होती है। स्थितिज ऊर्जा कम हुई तो इसकी स्टेबिलिटी, अगर स्थितिज ऊर्जा और स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, अगर स्थितिज ऊर्जा और स्टेबिलिटी की बात करूं, स्थायित्व है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इस कॉन्जुगेट एसिड का जो स्टेबिलिटी की बात करूं, उसको मैं पोटेंशियल एनर्जी से ऐड कर रहा हूं कि स्थितिज ऊर्जा स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस कॉन्जुगेट एसिड की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। स्टेबिलिटी बढ़ने से अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति, इस कंपाउंड की क्या हुई, क्षारीय प्रकृति भी बढ़ गई। ये कितने डिग्री एमिन है, तो 1 डिग्री एमिन की क्षारीय प्रकृति भी यहाँ पे बढ़ गई। इसकी जो क्षारीय प्रकृति वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी क्षारीय प्रकृति क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि जलयोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा है, 3 वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। किसी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ने से उस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिवली, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल 1 है तो जलयोजन ऊर्जा यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। जलयोजन ऊर्जा यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। जलयोजन ऊर्जा कम होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से इस कॉन्जुगेट एसिड का जो स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी जिसकी कम हो गई, 3 डिग्री एमिन की अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो गई तो 3 डिग्री एमिन की क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति भी, क्षारीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंपैरेटिवली अगर अपन बात करें कि जलयोजन ऊर्जा के आधार पर किसमें क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा है, 1 डिग्री एमिन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। तो ये जलयोजन ऊर्जा के आधार पर एमिन्स की क्षारीय प्रकृति का क्रम हो गया। तो अपन ने इसका एग्जाम्पल, इसको अपन रीजनेबल बताया कि जलयोजन ऊर्जा के आधार पर इसको पोटेंशियल एनर्जी में काम में लेके इसके रिलेटिव स्टेबिलिटी को देखे क्षारीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि तीनों फैक्टर्स में जो बेसिक नेचर है वो डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अपन ने 3 फैक्टर बताए। सबसे पहला प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर अपन एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब बात आती है कि अपन त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि जो जलयोजन ऊर्जा के आधार पर एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
अब ये तो तीनों फैक्टर के आधार पर क्षारीय प्रकृति का क्रम हो गया। अपने को कौन सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि इसमें से कौन सा अपन ध्यान में रखें। तो प्रैक्टिकली इस चीज का निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला गया। इन तीनों को कंबाइन रूप से प्रैक्टिकली इन तीनों फैक्टर्स को काम में लेके एक डिसाइडेबल एक ऑर्डर तैयार किया गया जिसको अपने को याद रखना है। तो तीनों फैक्टर के आधार पर, तीनों कारकों के आधार पर अगर एलिफैटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति बताएगी तो वो बताएगी 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो तीनों फैक्टर्स को काम में लेके एक ऑर्डर बताया गया एलिफैटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति का, वो है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ये अपने को याद रखना है, ये अपने को याद करना है कि 2 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये जो प्रैक्टिकली इन तीनों जो फैक्टर है इसको काम में लेके इनको अप्लाई करके ये ऑर्डर बताया गया। तब एक बात का ध्यान रखा गया कि ये जो ऑर्डर आया है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये जो बेसिक नेचर का ऑर्डर बताया गया है यहाँ पे काम में लेने वाला सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट की प्रकृति क्या है, यहाँ पे जो काम में लिया गया सॉल्वेंट कैसा है। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकली चीज बताई वहाँ पे सॉल्वेंट को जो काम में लिया, सॉल्वेंट की प्रकृति, वहाँ पे जो सॉल्वेंट काम में लिया गया ये ऑर्डर किस आधार पे बताया गया। जो यहाँ पे सॉल्वेंट काम में लिया गया था वो था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लिया गया। जो सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में इस एमीन्स की जो सारी प्रकृति का ये ऑर्डर बताया गया उसमें जो सॉल्वेंट काम में लिया वो क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया हो, क्वेश्चन में अपने को क्या दे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन तीनों अपने को दे दे, इसमें से पूछ ले बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, जब कुछ भी नहीं दिया गया हो, कोई भी कंडीशन नहीं दी गई हो, तो अपने को क्या मानना है, ये प्रैक्टिकली जो ऑर्डर आया है वो सॉल्वेंट जिसमें काम में लिया गया है वो सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो अपने को ऑर्डर क्या बताना है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अगर मैं बात करूं कंडीशन अप्लाई कर दे, क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट की कंडीशन दे दे, अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि अगर मैं सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट क्या है विलायक, सॉल्वेंट की प्रकृति चेंज कर दूं, अगर मैं सॉल्वेंट अगर यहाँ पे कह दूं कि पोलर प्रोटिक की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या काम में ले लूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के आधार पर एलिफैटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, तो अपना क्रम क्या होगा, ये तो किसके आधार पर था, जब सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके आधार पर 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के आधार पर अगर मैं बात करूं एमीन्स की क्षारीय प्रकृति के बारे में, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो एलिफैटिक एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है, एलिफैटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति किस बात पे डिपेंड कर रही है कि ये जो सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, या तो वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बात आती है सॉल्वेंट पोलर और नॉन पोलर, इसमें अगर इसके आधार पर अपन बात करें तो अगर क्वेश्चन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह अगर अपने को क्या दे दे, लिक्विड फॉर्म में अगर मैं बात करूँ एलिफैटिक एमीन का ऑर्डर क्या होगा, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह यहाँ पे क्या दे दे, गैसीय फेज, अपने को क्या दे दे, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह अपने को क्या दे दे, गैसीय फेज में एलिफैटिक एमीन का ऑर्डर बताओ। अगर गैसीय फेज की जगह अगर यहाँ पे क्या दे सकता है, गैसीय फेज की जगह और भी क्या दे सकता है यहाँ पे, वेपर फेज।
वेपर फेज में या गैसीय फेज में या नॉन पोलर सॉल्वेंट, किसमें, सॉल्वेंट में, तो अपने को जो एलिफेटिक एमिन है उसकी सारी प्रकृति का क्रम क्या रखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या लिक्विड दे दे तो अपने को जो एलिफेटिक एमिन है उसकी सारी प्रकृति का ऑर्डर क्या रखना है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो क्वेश्चन में इस बात को चेक करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है तो अपनी जो डोमिनेंट होगा वो अपना क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या लिक्विड फॉर्म। अपने को ये आंसर करेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो अपने को ये अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे दे कि नहीं गैसीय फेज है या वेपर फेज है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति क्या होगी, तो अपने को ये बताना है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसका ये आंसर अपना करेक्ट होगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन पूछा, निम्न में क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, जिसमें अपने को क्या दे देगा, 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन, इसी तरीके से क्या देगा, 3 डिग्री एमिन। इसमें क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या पूछा है, क्षारीय प्रकृति का, किसी भी तरीके की कोई कंडीशन काम में नहीं ली गई है। तो अपने को क्या मानना है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, किसी भी तरीके की कंडीशन अप्लाई नहीं हो तो मैंने क्या कहा था, सॉल्वेंट अपने को क्या मानना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। या मैं फेज की बात करूं तो ये कौन सी फेज में होगा, लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में या क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ। तो मैंने क्या बोला था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, लिक्विड फेज हो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन में इनकी क्षारीय प्रकृति का क्रम क्या होगा, ये क्या है 1 डिग्री एमिन, ये क्या है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो लिक्विड फेज या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आधार पर अपने क्या बोला था, 2 डिग्री एमिन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। तो ये अपना क्रम हो गया क्षारीय प्रकृति का क्रम। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता कि क्षारीय प्रकृति का क्रम गैसीय फेज में बताओ या वेपर फेज में बताओ, तो अपना सॉल्वेंट चेंज हो जाता, सॉल्वेंट क्या होता, नॉन पोलर। तो उसमें ऑर्डर क्या आता अपना, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री की जगह क्या आता, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री की सबसे कम। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है, इन एल्किल ग्रुप को अगर मैं चेंज कर दूं, इसमें वेरिएशन ले आऊं, इस एल्किल ग्रुप की जगह अगर मैं बात करूं CH3, इसकी जगह एल्किल ग्रुप की मैं बात करूं एथिल ग्रुप, इनके आधार पर अब अपन और भी जैसे आइसोप्रोपिल ग्रुप, अगर R की जगह अपन मैं बात करूं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, अगर R की जगह इन ग्रुप्स को काम में लेके इसकी जो एलिफेटिक एमिन है इसके क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं बात कर लेता हूं। उसके अपने को ट्रिक बेस्ड अपने को क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, उसको याद ही रखना पड़ेगा। तो मैं एल्किल ग्रुप की संख्या, इस एल्किल ग्रुप को चेंज कर रहा हूं, जिसके आधार पर अपन क्या करेंगे, एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे। तो अपने को ये याद ही रखना है कि अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस एल्किल ग्रुप की जगह, जैसे मैंने बात की 1 डिग्री एमिन, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 डिग्री एमिन, उसके बाद मैंने बात की 3 डिग्री एमिन। इनकी कंपेरेटिवली अगर अपन बात करें, इनके अमोनिया के साथ बात करेंगे कि अमोनिया के साथ इनका ऑर्डर क्या होगा। अमोनिया के साथ ये तीनों जो एलिफेटिक एमिन है, ये इस अमोनिया के साथ किस तरीके से क्षारीय प्रकृति का क्रम शो करेगी। अगर मैं इस एल्किल ग्रुप की जगह, इससे एल्किल ग्रुप, ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप की जगह अगर R बराबर CH3 ग्रुप लेता हूँ, CH3 का मतलब मेथिल ग्रुप ले लेता हूँ, या R बराबर मैं क्या ले सकता हूँ, एथिल ग्रुप, CH2 CH3। अगर मैं मेथिल ग्रुप ले लेता हूँ या एथिल ग्रुप ले लूँ, या मैं R की जगह क्या ले लूँ, आइसोप्रोपिल ग्रुप,
आइसोप्रोपिल, या मैं आइसोप्रोपिल ग्रुप भी ले सकता हूँ, या मैं आर की जगह क्या काम में ले सकता हूँ, टर्सरी ब्यूटिल। तो टर्सरी ब्यूटिल इस ये तो क्या है, मेथिल ग्रुप, ये क्या है, एथिल, ये क्या है, आइसोप्रोपिल, और ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है उससे क्या जुड़े होंगे, 3 CH3 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। आइसोप्रोपिल का मतलब क्या है, जो कार्बन होगा उससे कितने 2 कार्बन जुड़े होंगे, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। और ये क्या है, एथिल ग्रुप, और ये क्या है, मेथिल ग्रुप। तो आर जो एल्किल ग्रुप है उसकी जो नेचर चेंज कर दें तो इसकी सारी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको अपने को याद रखना है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ किस तरीके से क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अपने को याद ही करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आर बराबर CH3 ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, तो अमोनिया, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर बात करूं मैं तो किसकी होगी, अगर R बराबर CH3 ग्रुप है तो 2 डिग्री एमीन की सबसे ज़्यादा होगी। ये क्या है, 1 डिग्री एमीन, ये क्या है, 2 डिग्री, और ये क्या है, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री एमीन की ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और उसके बाद अमोनिया। ये अपने को ऑर्डर याद रखना है। तो ये तो अपना कॉमन था, उसमें सबसे कम किसकी हुई, अमोनिया की। अगर R बराबर CH2 CH3 या एथिल ग्रुप काम में ले लूँ तो अपने को क्या, क्षारीय प्रकृति का क्रम क्या होगा, ये क्या है, क्षारीय प्रकृति। अगर जब R बराबर क्या है, CH3, अगर मैं CH2 CH3 काम में ले लेता हूँ तो इस क्षारीय प्रकृति में क्या चेंजेस आएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 डिग्री का यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 डिग्री और 3 डिग्री को चेंज कर देना। मैं याद करने की थोड़ी ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एथिल ग्रुप काम में ले लूँ तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी और 1 डिग्री की कम होगी। उसके बाद क्या होगा, अमोनिया की सबसे कम। ये ऑर्डर अपना हो गया कब, जब R बराबर एथिल ग्रुप है, तो ये ऑर्डर अपने को याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं R बराबर आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो इसकी बेसिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर R बराबर आइसोप्रोपिल है तो अपने को क्या याद रखना है कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमोनिया का ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। तो ये अपने को ऑर्डर याद रखना है कब, जब R बराबर क्या है, आइसोप्रोपिल ग्रुप। इसी तरीके से जब R बराबर क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, तो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है तो अमोनिया की सबसे ज़्यादा होगा बेसिक नेचर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये अपनी बेसिक नेचर होगी, किस आधार पर होगी कि R बराबर क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। तो अपने को याद रखना है कि अमोनिया कंपेरेटिवली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ बेसिक नेचर में किस तरीके की वेरिएशन शो कर रही है, ये अपने को याद ही करना है। तो मैंने बता दिया R बराबर CH3 होगा तो क्या होगा, एथिल होगा, आइसोप्रोपिल होगा तो टर्सरी ब्यूटिल होगा। तो इसका बेसिकली जो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, ये अपने को याद ही करना है। तो ये अपना जो इंडक्टिव फैक्ट था वो अपना आज कंप्लीट हो गया है। अपन ने इंडक्टिव फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन पढ़ ली। ये अपना इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन आज कंप्लीट हो गए। कल का अपना जो लेक्चर होगा उसमें अपना टॉपिक स्टार्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक आप लोगों को जितना पढ़ाया है उस लेक्चर में आप किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।